जय हिंद साथियों। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो आईसीटी है यूनिट 9 का जो सिलेबस है उसका ये दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिकी। और ये बुक जो है नया संस्करण है परीक्षा धाम बुक का, जिसमें बहुत शानदार तरीके से सारी चीज़ों को दिया गया है। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपके पास ये बुक होगी। लेक्चर को देखने के बाद आप जरूर रिवीजन करें, है ना, क्योंकि रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगा। रिवीजन बार बार करना है आपको। साथ ही आपने वीडियो को पहले लाइक करो जल्दी से, और फिर अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन वाला बटन रहता है ना उसको ऑन कर लिया करो, ताकि जैसे ही वीडियो आता है ना आपको जानकारी लग जाए कि वीडियो आ गया है और उससे देख लेना है। तो इसमें हम कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रॉनिकी। इसके एमसीक्यू जो हैं वो अगले वीडियो में लगाएंगे। तो इसमें सिर्फ थ्योरी थ्योरी देखने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम देख लेते हैं। तो ये देख रहे हैं आप बाजू से, हम पढ़ेंगे में इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का इतिहास, ऊर्जा बैंड, चालकता के आधार पर पदार्थों के प्रकार, प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या डिवाइस, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित प्रमुख कंपनियां और लॉजिक गेट को समझेंगे। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखें तो इलेक्ट्रॉनों के निर्बात इलेक्ट्रॉनों के निर्बात गैस चालक और अर्धचालक आदि माध्यमों में प्रवाह की वजह से बने उपयोगी उपकरणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की जो शाखा होती है उसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से निर्वात गैस चालक या अर्धचालक के माध्यम से जो प्रवाह की वजह से उपयोगी उपकरण बने हैं ना, उनका जो अध्ययन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करके उसे किसी विशेष कार्य करने योग्य बनाती है। क्या करती हैं, किसी विशेष कार्य करने योग्य बनाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन जर्मेनियम आदि सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रमुख उदाहरण हैं ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, आईसी चिप आदि। देखो क्या है, जो महत्वपूर्ण चीज होगी ना मैं वैसे ही बता दिया करूंगा कि ये महत्वपूर्ण है उसको आप अंडरलाइन कर लें, है ना, या फिर नोट कर लें। तो जो महत्वपूर्ण है मैं उसको बता दिया करूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कौन कौन से ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर और आईसी चिप आदि आते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स के मूलभूत घटक में लॉजिक गेट, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर आदि शामिल हैं। माइकल फेराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। इस तथ्य को आपको याद रखना है कि माइकल फेराडे क्या है, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। क्या है, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। माइकल फेराडे फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है, तो उसको देख लेते हैं। देखो एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग और प्रबंधन से संबंधित क्षेत्र और कार्यों का अध्ययन होता है। तो विद्युत ऊर्जा से उत्पादन, उपयोग और प्रबंधन, तो उत्पादन, उपयोग और प्रबंधन की बात होती है यहाँ पे, है ना। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, इसमें ध्यान देंगे आप, इलेक्ट्रॉनों की निर्बात, इसमें इलेक्ट्रॉनों की बात होती है ना। उससे जो डिवाइसें बनती है ना उनके अध्ययन से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनों की निर्बात गैस चालक अर्धचालक के जो माध्यम से जो प्रवाह उत्पन्न होता है ना, उसकी वजह से जो डिवाइसें बनती है ना उनका अध्ययन होता है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में। जबकि जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग और प्रबंधन से संबंधित है कौन, इलेक्ट्रिकल। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब वापस आते हैं इलेक्ट्रिकल पर। इलेक्ट्रिकल डिवाइस में प्रायः तांबा, एल्यूमिनियम आदि धातुओं का उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए किया जाता है। तो ये जो तांबा और एल्यूमिनियम है ना, इलेक्ट्रिकल में इसका प्रयोग होता है किस लिए, ताकि इलेक्ट्रॉनों में क्या हो सके, प्रवाह हो सके। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है ना उसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। तो तांबा और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं। अगला जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस विद्युत धारा को ऊर्जा के किसी अन्य उपयोगी रूप में परिवर्तित कर देता है, जैसे प्रकाश, ऊष्मा, गति, ध्वनि आदि। तो ये विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल डिवाइस विद्युत धारा को क्या करता है, ऊर्जा के किसी अन्य फॉर्म में बदल देता है ना। इलेक्ट्रिकल डिवाइस विद्युत धारा को ऊर्जा के किसी अन्य उपयोग के रूप में परिवर्तित कर देती है। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करके उसे किसी विशेष कार्य योग्य बनाती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। इलेक्ट्रिकल उपकरण के उदाहरण है पंखा, हीटर, जनरेटर। जबकि जो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसमें ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी चिप आती है। इलेक्ट्रिकल उपकरण प्राय है एसी विद्युत पर आधारित होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं ना वो डीसी पर आधारित होते हैं। ये कुछ विशेष प्रकार के अंतर हैं दोनों में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास की। तो क्या है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हो ही नहीं रहा है ठीक, क्या करें। खांसी तो इतनी ज़्यादा चल रही है, थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कर लें, है ना, वीडियो को देखते समय, क्योंकि हमें सिलेबस कम से कम समय में कंप्लीट करना है। और अगर हम ये सोचें कि स्वास्थ्य ठीक हो जाने के बाद ही वीडियो अपलोड करेंगे तो उससे आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी हो उल्टे सीधे ठीक ठाक तरीके से, अच्छे तरीके से बस आप तक वीडियो पहुंच जाए, आपको जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ जाए और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, तो हमारे दिल को भी तसल्ली हो जाएगी, हमें भी बहुत खुशी होगी कि हाँ आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का इतिहास है 1893। 1893 की बात है जब निकोलाई टेस्ला द्वारा रेडियो संचार का डिमोनेस्ट्रेशन किया गया। क्या किया गया? डिमोनेस्ट्रेशन किया गया। किसने के द्वारा? रेडियो संचार का निकोलाई टेस्ला के द्वारा। और 1895 में जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रोंटगन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई। जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज की। तो एक तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्स किरणों की खोज किसने की, तो सही आंसर होगा विल्हेम रोंटगन। कब की? 1895 में। 1897 में जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता है जे थॉमसन है। कौन? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की 1897 में। 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा पहला डायोड वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया। तो वैक्यूम ट्यूब जो डायोड है उसका आविष्कार किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। कब किया? 1904 में। जब हम 1906 में आते हैं तो हम देखते हैं कि ली डे फॉरेस्ट ने वर्ष 1906 में ट्रायोड का निर्माण किया और वर्ष 1907 में एम्पलीफायर के रूप में पेटेंट कराया इसे। तो एम्पलीफायर के रूप में किसे पेटेंट कराया? ट्रायोड को। किसने? ली डी फॉरेस्ट ने। तो देखो हम 1893 से चले थे और हम 1906 पर आ गए हैं। हमने देखा कि विलियम रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज की, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग ने डायोड वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया, लीडी फॉरेस्ट ने एम्पलीफायर के रूप में पेटेंट कराया ट्रायोड को। कब? 1906 में। अब हम आते हैं 1912 और 13 पर। 1912-13 में क्या हुआ? लीडी फॉरेस्ट ने तथा एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने ट्रायोड ट्यूब का उपयोगी दौलित के रूप में उपयोग किया। और 1920 में यूएसए में पहली बार रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ। कब? 1920 में। तो विश्व में पहली बार यूएसए में 1920 में रेडियो प्रसारण हुआ। और 1947-48 में जॉन बेरिडीन, वाल्टर ब्रेटेन और विलियम शॉकले के द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन्हें 1956 में इसी आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार में अक्सर ऑप्शन में आपको विलियम शॉकले बस मिलेगा। ये तीनों ही नाम याद रखने हैं आपको, जॉन बेरिडीन, वाल्टर ब्रेटेन और विलियम शॉकले। ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। तब 1947 में इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। 1958-59 की बात है जब जैक किल्बी के द्वारा क्या किया गया? आईसी चिप का आविष्कार किया गया। तो 1958-59 में जैक किल्बी ने आईसी चिप का आविष्कार किया, जिन्हें बाद में इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जैक किल्बी को भी आईसी चिप के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। और इंटेल में कार्यरत मर्सिन हॉफ ने, जो मर्सियन हॉफ इंटेल में कार्यरत थे, उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। कब? 1968 में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास के कुछ चीज़ें, महत्वपूर्ण पॉइंट हमने देखे कि 1968 में जो है माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। किसने किया? मर्सियन हॉफ ने। ये कहाँ कार्यरत थे? इंटेल में कार्यरत थे। जैक किल्बी ने आईसी चिप का निर्माण किया। विलियम शॉकले, वाल्टर ब्रेटेन और जॉन बोरिडीन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। पहली बार रेडियो प्रसारण जो है वो 1920 में कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज इन डेली लाइफ। तो कहाँ कहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं? पहला है मोबाइल फ़ोन। तो देखो डेली लाइफ में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का यूज कर रहे हैं। कहाँ कहाँ कर रहे हैं? मोबाइल फ़ोन के रूप में, टेलीविज़न और टीवी के रूप में, एम्पलीफायर में, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, आईपैड, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, डिजिटल कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, गेम कंसोल, इलेक्ट्रॉनिक टॉयस और इलेक्ट्रॉनिक बेल। ये जो भी चीज़ें हैं ना हम जिनमें उपयोग कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं कि इनमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का ही प्रयोग कर रहे हैं। बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के चलना इनका संभव नहीं है, है ना।
अब हम बात करते हैं ऊर्जा बैंड की। सबसे पहले ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड की बात करते हैं। देखो क्या है, किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परास को ऊर्जा बैंड कहते हैं। जब किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परास यानी कि एनर्जी रेंज जो होती है ना, उसी को कहा जाता है ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड कहा जाता है उसे। किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा परास होती है उसको कहते हैं एनर्जी बैंड। ये 3 प्रकार की होती हैं, संयोजी ऊर्जा बैंड, है ना, चालान ऊर्जा बैंड और वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल भी कह सकते हैं। संयोजी ऊर्जा बैंड जो होती है ना, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित होता है। तो बैलेंस बैंड में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित रहेगा ही रहेगा। इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा प्रवाह नहीं होता है, यह अधिकतम ऊर्जा का बैंड होता है। तो जो संयोजी बैंड होता है ना, एनर्जी बैंड का पहला प्रकार है संयोजी बैंड, दूसरा है चालन बैंड और तीसरा है वर्जित ऊर्जा बैंड। पहले में हमने देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही रहेगा और इसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, यह अधिकतम ऊर्जा का बैंड होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं चालन बैंड पर। इसकी क्या विशेषता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित या अनुपस्थित दोनों हो सकता है। जैसे हमने संयोजी बैंड में देखा कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चालन बैंड में रिक्त यदि चालन बैंड रिक्त हो तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। चालन बैंड अगर रिक्त होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, अर्थात चालन बैंड को रिक्त नहीं होना चाहिए। चालक पदार्थों में यह आंशिक रूप से भरा रहता है, तो मैक्सिमम यही संभावना रहती है कि चालक पदार्थों में क्या रहता है, ये भरा रहेगा चालन बैंड। वर्जित बैंड की बात करें, है ना, फॉरबिडेन बैंड की बात करें, तो इसमें ऊर्जा बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। तो जब हमने पहला देखा तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहता ही रहता है, दूसरे वाले में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और तीसरे में इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होता है। चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य अंतर को वर्जित बैंड या वर्जित अंतराल गैप ही कहा जाता है। ये है तीनों चीजें। तो ये ऊर्जा बैंड देखे हमने, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं चालकता के आधार पर पदार्थों के प्रकार की बात करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं समाचार पन्नों से कि क्या जानकारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीडेक द्वारा भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया गया है। तो पहला भारत का स्वदेशी सर्वर कौन सा है, रुद्र है। जो किसने मिलकर जांच किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साथ ही सीडेक के द्वारा मिलकर जारी किया गया है सर्वर रुद्र को। ये स्वदेशी है पूर्ण रूप से। चालकता के आधार पर पदार्थों के प्रकार की बात करें तो चालकता के आधार पर यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है कंडक्टर, जिसे चालक कहते हैं हिंदी में। दूसरा होता है नॉन कंडक्टर, जिसे अचालक कहते हैं। तीसरा होता है सेमीकंडक्टर, जिसे अर्धचालक कहते हैं। और चौथा होता है सुपर कंडक्टर, जिसे अतिचालक कहते हैं। क्या होती हैं इनकी विशेषताएं चालक के आधार पर पदार्थों की, एक एक करके हम विस्तार से देखने वाले हैं। देखो अभी तक जो हमने चीजें देखी है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रही होंगी। देखो कंडक्टर की बात करते हैं पहले। कंडक्टर क्या होता है, जिन पदार्थों में हमेशा आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें चालक कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश जो है प्रवाह सरल है, जिनका सरलता से प्रवाह हो जाता है ना, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, सी वाटर हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें जो आवेश का प्रवाह है सरलता से हो जाता है, उसे ही हम कंडक्टर कहते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी ऊर्जा बैंड संरचना में संयोजकता बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। तो ऊर्जा बैंड संरचना होती है जो, संयोजकता बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। अच्छा, संयोजकता बैंड है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, है ना, अभी देखा है हमने ऊपर। उदाहरण के लिए चालक में कंडक्टर के जो उदाहरण है सभी धातुएं आती हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, अम्ल, क्षार, लवण जेके जलीय विलयन, और मानव शरीर को भी इसमें शामिल किया जाता है चालक में। अब बात करते हैं हम नॉन कंडक्टर की। तो पहले का नाम तो कंडक्टर था, दूसरे का है नॉन कंडक्टर। देखो क्या है, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे क्या होगा, आवेश का प्रवाह जो है नहीं होगा, उन्हें अचालक या कुचालक कहा जाता है, नॉन कंडक्टर कहा जाता है इंग्लिश में। ये ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी ऊर्जा बैंड संरचना में संयोजकता बैंड पूरी तरह से भरा होता है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा बैंड संयोजकता में पूरी तरह से भरा होता है, और ये क्या होते हैं, इनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। जैसे रबर है, गिलास हो गया, है ना, गिलास मीन्स कांच हो गया, ऑयल हो गई तेल, डायमंड हो गया, और ड्राई वुड जो लकड़ी है, इनसे क्या होगा, आवेश का प्रवाह कभी नहीं हो सकता है ना। तो इन्हीं को कहा जाता है नॉन कंडक्टर। लकड़ी, कागज, रबर, अभ्रक। अभ्रक याद रखना है आपको, अभ्रक कैसा है,
कुचालक है, अर्थात ये अचालक है, नॉन कंडक्टर है। और शुद्ध आसुत जल जो है वह भी कैसा है, नॉन कंडक्टर है, अचालक है, कुचालक है। आई होप की चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। देखो अर्धचालक को देखे उससे पहले ये जो समाचार पन्नों में दिया है उसको देख लेते हैं, ये ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं चीजें अलग अलग से। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है गुजरात के धौलेरा में बनाया गया है। कहाँ लगाया गया है पहला सेमीकंडक्टर प्लांट? गुजरात के धौलेरा में। अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर पे, अर्धचालक पे, उनको देखते हैं। देखो जिन पदार्थों में चालक और कुचालक दोनों के गुण मौजूद होते हैं उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने चालक देखा, फिर हमने देखा कुचालक, और जिनमें चालक और कुचालक दोनों के गुण हैं वो है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। यह ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी ऊर्जा बैंड संरचना में कुचालकों की तरह होती है, परंतु परम शून्य ताप पर इनका संयोजकता बैंड पूरी तरह से भरा हुआ होता है। अच्छा, इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं? तो इसमें आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम और कैडमियम। ये क्या है? अर्धचालक हैं मतलब इनमें प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम आते हैं अतिचालक पे, जिसे सुपर कंडक्टर कहा जाता है, सुपर कंडक्टर कहा जाता है। देखो वैसे पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर धारा प्रवाहित करने पर बिना प्रतिरोध के धारा बहती है उन्हें अतिचालक पदार्थ कहते हैं, जैसे बेरियम, लेथेनम। इनमें क्या होता है, निम्न ताप पर भी धारा बहुत तेज गति से प्रवाहित होती है, उसी को कहते हैं अतिचालक। अतिचालकता होती है एक, है ना, ये तो हमने देखा। सुपर कंडक्टर एक होती है सुपर कंडक्टिविटी, ये क्या होती है, कम ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता के एकाएक शून्य हो जाने की घटना को अतिचालकता कहा जाता है। इसकी जो खोज है 1911 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक कैमरलिन ओन्स ने की थी। तो आपको ये याद रखना है कि अतिचालकता की खोज किसने की थी? कैमरलिन ओन्स ने की थी। कब? 1911 में। नीदरलैंड के हैं जो कि, इसमें क्या होता है, कम ताप पर पदार्थ की जो प्रतिरोधक क्षमता है ना एकाएक शून्य हो जाती है, उसी को कहते हैं अतिचालकता। अब हम कुछ और चीजें लिख लेते हैं, जैसे मेसनर प्रभाव हो गया, है ना, और मैग्नेटिक लिविटेशन हो गया। ये क्या होती है इनको देख लेते हैं। देखो उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जो इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं। जिनने पहले भी पढ़ा है तो उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्या करना है, एक आध से एक बार दो बार दोबारा से देख लेना है इसको, तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो मेसनर प्रभाव है शून्य प्रतिरोधकता के अलावा अतिचालकता की दशा में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है जब, तो उसे हम मेसनर प्रभाव कहते हैं। क्या है, कोई पदार्थ है जिसका जो प्रतिरोधकता तो शून्य हो गई है, अतिचालकता की दशा में भी है पदार्थ, और साथ ही साथ जो भीतर चुंबकीय क्षेत्र है उसके वो चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा हो गया है, शून्य हो गया है, उसी को कहते हैं मेसनर प्रभाव। अर्थात अतिचालकता द्वारा चुंबकीय प्रभाव का निष्कासन ही मेसनर प्रभाव है। क्या है? मेसनर प्रभाव। दूसरा पॉइंट है मैग्नेटिक लेविटेशन। क्या है? मैग्नेटिक लेविटेशन। तो अब हम इसको समझने वाले हैं, आप भी ध्यान देंगे। किसी वस्तु को केवल चुंबकीय बल द्वारा लटकाने की क्रिया ही मैग्नेटिक लेविटेशन है। क्या है? किसी वस्तु को केवल चुंबकीय बल द्वारा लटकाने की क्रिया है। इस प्रक्रिया में वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल एवं अन्य बलों को चुंबकीय बल के द्वारा संतुलित किया जाता है। देखो चुंबकीय बल द्वारा संतुलित करेंगे तभी तो कोई वस्तु लटकेगी ना, बिना उसके बल के लटक नहीं सकती है। तो चुंबकीय बल इतना तो होना चाहिए कि जो गुरुत्वीय बल है ना उसके समान हो, तभी कोई वस्तु लटक पाएगी। जिससे वस्तु बिना किसी आधार के हवा में लटकती रहती है या हवा में लटके हुए आगे बढ़ती है। उदाहरण के लिए मैगलेव ट्रेन का संचालन, ये बहुत अच्छी चीज है, ये आपको भविष्य में भारत में भी देखने को मिलेगी। अच्छा, अभी हमने अतिचालकता पढ़ा है ना, सुपर कंडक्टिविटी पढ़ी। तो क्या होता है सुपर कंडक्टिविटी का उपयोग? प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में सुपर कंडक्टिविटी का उपयोग होता है। हाई स्पीड कंप्यूटर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। विद्युत पावर को भेजने में और उच्च ऊर्जा युक्त कणों की भौतिकी शोध में भी अतिचालकता का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं कुछ उपकरण और उनके प्रसारण पर। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हमें क्या है कि ये जो टॉपिक है ना, यूनिट 9 है, छोटे छोटे सी चीज़ों को भी याद रखना पड़ेगा। हर एक जगह से आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ये ऐसी यूनिट है, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। जो 10 क्वेश्चन आते हैं ना यूनिट 9 से, 10 के 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर आपने सही तरीके से एग्जाम किया तो। इसलिए अच्छे ध्यान से पढ़ाई करके जाना है। तो पहले हम उपकरण और प्रसारण देख लेते हैं। ये जो इस साइड दी हुई है टेबल, इसको देख लेते हैं। देखो ब्लूटूथ जो है उसका जो प्रसारण है ब्लूटूथ का प्रसारण 2.4 से 2.8 गीगाहर्ट्ज होता है। ब्लूटूथ का प्रसारण 2.4 से 2.8 गीगाहर्ट्ज होता है। और जो वाईफाई है
उसका प्रसारण 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज होता है। उपग्रह फोन सेवा है 1.62 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर एल बैंड पर इसका प्रसारण होता है, और सेल फोन का प्रसारण 800 से 900 से 1800 से 1900 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। सेल फोन का प्रसारण शॉर्ट वेव 2.3 से 30 मेगाहर्ट्ज, और एएम जो है वो 0.5 से 1.5 मेगाहर्ट्ज, एफएम 88 से 108 मेगाहर्ट्ज, और टीवी जो है 7 से 13 से 175 215 मेगाहर्ट्ज तक हो सकता है। तो आपको याद रखना है, देखो एक तो एफएम का और दूसरा ब्लूटूथ और वाईफाई का, इसके अलावा और कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम प्रमुख उपकरण जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उसमें देखो आप इस लिस्ट को देखेंगे। अब हम डायोड, पहला क्या है, पहला है डायोड, फिर ट्रांजिस्टर, संधारित्र कैपेसिटर, दिष्टकारी, रेक्टिफायर, प्रतिरोध, रजिस्टर, आईसी चिप, माइक्रो प्रोसेसर, इन्वर्टर, मदरबोर्ड, एमसीवी और टेलीविजन, इन सब उपकरणों को देखना है। सबसे पहले बात करते हैं डायोड की। क्या होता है डायोड? ये जो आप नीचे देख पा रहे हो आकृति में, इसको आप देख पा रहे होंगे, इसके आधार पे आप समझने की कोशिश करना, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट को केवल एक ही दिशा में जाने की अनुमति देता है। तो डायोड क्या करता है कि करंट को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देगा और कहीं नहीं जाने देगा, है ना। तो एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेटर के उपयोग में। और डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम और अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। तो जहां डायोड का प्रयोग कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि करंट को एक ही दिशा में भेजा जाता है, यानी कि जो डिवाइडर होते हैं ना उनसे बचाया जाता है। डायोड के प्रकार क्या हैं? देखो, एक तो होता है रेक्टिफायर डायोड, जीनर डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, बैग रिएक्टर डायोड, फोटो डायोड और टनल डायोड। इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है रेक्टिफायर डायोड। इसमें क्या होता है, इसका उपयोग जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे रेक्टिफायर डायोड कहा जाता है। रेक्टिफायर डायोड जो है एसी को डीसी में बदल देता है। इसका उपयोग बैटरी एलिमिनेटर बनाने में तथा विभिन्न प्रकार की पावर सप्लाई सर्किट में किया जाता है। देखो, जो जीनर डायोड है इसे एवलांची डायोड भी कहा जाता है। इसका जो प्रमुख कार्य है डीसी वोल्टेज को रेगुलेट करना है, एकदम से आ जाने वाली वोल्टेज से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? जीनर डायोड का। लाइट इमिटिंग डायोड जो है एलईडी, एलईडी का ही फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। इसके बारे में आपने खूब सुना होगा। इसमें विद्युत धारा प्रवाह करने पर प्रकाश उत्सर्जित होता है, जो आपके घरों में लगी होती है ना, ये उसी की बात हो रही है, लाइट इमिटिंग डायोड की। यह काफ़ी मात्रा में बिजली की खपत यह काफ़ी कम मात्रा में बिजली की खपत करता है और इसका उपयोग घरों में अधिक किया जाता है। तो इससे बिजली की बचत होती है एलईडी से। बैरेक्टर डायोड जो है इससे बैरी कैप, बोल्ट कैप भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है ट्यूनेड सर्किट, एफएम मॉड्यूलेटर्स, टीवी कलर टीवी रिसीवर में किया जाता है। किसका? बैरेक्टर डायोड का। फोटो जो डायोड जो होती हैं यह डायोड प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। इसका उपयोग लॉजिक सर्किट, लाइट अलार्म, स्विचिंग डिवाइस में किया जाता है। और जो टनल डायोड है, क्या है? टनल डायोड, इसे इम्पोरिटीज की मात्रा अधिक होने के कारण जंक्शन ब्रेक डाउन आसानी से हो जाता है। इसका उपयोग उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में किया जाता है, लॉजिक सर्किट में किया जाता है टनल डायोड को। अब हम बात करते हैं, देखो डायोड तो हमने देख लिया, अब हम आते हैं ट्रांजिस्टर पे। पहली बात तो ये है, डायोड क्या करते हैं, करंट का जो दिशा है ना उसको एक ही दिशा में रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम यही है ना। अब आते हैं हम ट्रांजिस्टर पे। क्या होता है ट्रांजिस्टर, उसको समझें। उससे पहले 1 मिनट का लेते हैं ब्रेक और फिर हम आते हैं अभी, है ना। शुरू करते हैं। ट्रांजिस्टर, देखो ट्रांजिस्टर क्या होता है, पहले तो एक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही याद रखना है आपको कि जो ट्रांजिस्टर है कैसी है डिवाइस, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग एम्पलीफायर और इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है? एम्पलीफायर और इलेक्ट्रॉनिक स्विच में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक तो बेस होता है,
एक कलेक्टर होता है और एक एमीटर होता है। इस टर्मिनल का उपयोग सर्किट को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर जो है क्या होता है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। किसमें उपयोग होता है, एम्पलीफायर और इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ध्यान से चीजों को समझते जाना, बहुत उपयोगी होने वाली है ये क्लास। ट्रांजिस्टर के प्रकार की बात करें तो बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं। एक तो होता है बाइपोलर और एक होता है यूनिपोलर, है ना, दो प्रकार के होते हैं। देखो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इस ट्रांजिस्टर का नाम बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर के दो प्रकार होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज कैरियर है उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होल्स होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बाइपोलर ट्रांजैक्शन। इसमें धारा होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों में प्रवाहित होती है। इसका जो उपयोग है एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर और डीमोड्यूलेटर के तौर पर होता है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी, एनपीएन और पीएनपी। अब बात करते हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर की। इसमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। इसमें धारा का प्रवाह केवल मेजॉरिटी कैरियर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, धारा का जो प्रवाह है मेजॉरिटी कैरियर के द्वारा किया जाता है। यह बाइपोलर ट्रांजिस्टर के मुकाबले काफ़ी छोटे बनाए जाते हैं, जिसमें बिजली की खपत कम होती है। इसका उपयोग CMOS, डिजिटल लॉजिक चिप और मल्टीप्लेक्सर में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। तो डायोड के जो हम प्रकार देख रहे हैं उसमें हम कैपेसिटर की बात करेंगे अब, है ना, सॉरी डायोड के नहीं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के। संधारित्र कैपेसिटर, यह क्या होता है, यह ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में ऊर्जा को स्टोर करता है कैपेसिटर। यह रिचार्जेबल बैटरी की तरह बहुत ही कम समय में चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। इसका जो SI मात्रक है कूलाम वोल्ट होता है। तो कभी पूछ लिया जाए कि जो संधारित्र या कैपेसिटर का SI मात्रक है या तो कूलाम या वोल्ट होगा ऑप्शन में, या होगा फैराडे, तो इनमें से कोई एक लगा देना है आपको। कैपेसिटर के जो उपयोग हैं वो आवेश को संचयन करने में, ऊर्जा का संचयन करने में, विद्युत उपकरणों में और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में। ये जो आप देख पा रहे हो इमेज, ये कैपेसिटर है। आपने कई उपकरणों में इसको देखा होगा लगे हुए। कैपेसिटर को क्या करता है, ये ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर कर लेता है ऊर्जा को। अब हम आते हैं अगला जो हमारा है दिष्टकारी, जिसे कहते हैं रेक्टिफायर कहते हैं। इसकी इमेज आप देख पा रहे हो, इसको आपने टीवी वगैरह की IC में लगे हुए देखा होगा। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो AC अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा DC डायरेक्ट करंट में बदलने का कार्य करता है। तो ये जो लगा होता है ना दिष्ट धारा रेक्टिफायर, यही क्या करता है, जो अल्टरनेटिव करंट होता है ना उसको डायरेक्ट करंट में बदलता है। रजिस्टर की बात करते हैं, प्रतिरोध की। रजिस्टर करंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ये जो इमेज देख पा रहे हो ये रजिस्टर है। ये सर्किट के अंदर वोल्टेज के स्तर को कम करता है। सर्किट के अंदर क्या करता है, वोल्टेज के स्तर को कम करता है। इलेक्ट्रिकल पावर को भंग करने के लिए हाई पावर वाले रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इनका भी आपको याद रखना है, इस प्रकार का होता है रजिस्टर। अब आते हैं IC चिप के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उस महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ लेते हैं जो इसके आविष्कारक हैं। 1958-59 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयस के द्वारा क्या किया गया, IC चिप का निर्माण किया गया। अर्धचालक सिलिकॉन से बनी होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जुड़े होते हैं इसमें। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है IC चिप। पहली बार IC चिप का उपयोग जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। यह भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहली बार जो IC चिप का प्रयोग है किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया है। इसे माइक्रोचिप, सिलिकॉन चिप या केबल चिप भी कहा जाता है। ठीक है, IC चिप की पीढ़ियां ये अलग अलग दी हुई हैं, तो इनको आप देख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। SSI इसका पूरा नाम जो है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है। इसकी जो वर्ष जो है 1964 है। और जो MSI है, ये IC चिप की पीढ़ियां हैं। MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और जो LSI है 1971 लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI में वेरी लार्ज लग गया है और ULSI में अल्ट्रा लार्ज लग जाता है, बस और कोई फर्क नहीं है।
माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? तो यही एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टरों का आईसी चिप के रूप में उपयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू की चिप के नाम से जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग जो है कंप्यूटर, टेलीविजन, कैलकुलेटर, घड़ियों में किया जाता है। तो इनमें काय का प्रयोग होता है? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। इसमें हजारों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर में। इन्वर्टर जो है आपने पहले भी देखा होगा कहीं ना कहीं। पहले इनका बहुत प्रयोग हुआ करता था, लेकिन अब धीमे धीमे कम होता जा रहा है। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो पावर, बिजली को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। यह जो दिष्ट धारा है को एक्चुअल करंट धारा में परिवर्तित करती है ना, तो डीसी को एसी में बदलती है। कुंवर सचदेव को इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? कुंवर सचदेव को इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कुंवर सचदेव को। अगला है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर के सभी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर मेमोरी जुड़े जुड़े होते हैं। जो होता है ना मदरबोर्ड, ये आप देख पा रहे होगे इमेज, यही है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की सारी इनपुट डिवाइसें जो होती हैं ना, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गई जैसे मॉनिटर हो गया और प्रिंटर हो गया, मेमोरी कंप्यूटर जो है, इन सभी इसी से जुड़े होते हैं मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड कहा जाता है। यह हार्ड प्लास्टिक का बना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है और एप्पल कंप्यूटर के मदरबोर्ड को लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। तो आपने ये देखा होगा पहले, जहाँ यूएसबी पिन वगैरह सब कुछ लगती हैं, ये क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। रजिस्टर जो होता है, देखो आप, ये तीसरा पॉइंट इसमें है। रजिस्टर करंट बहाव का विरोध विवरण है इसका। और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड, डायोड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, ट्रांजिस्टर तीन टर्मिनल वाली डिवाइस होती है ट्रांजिस्टर। और रेक्टिफायर जो है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है और जो इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में बदलता है। कहने का मतलब है जो आर से शुरू हो रहा है वो एसी को डीसी में ले जा रहा है, मतलब पहले आ रहा है। और जो आई से शुरू हो रहा है, इन्वर्टर पहले आता है, तो वो डी से शुरू हो रहा है, डीसी से एसी की ओर जा रहा है, उल्टा चल रहा है। एमसीबी, इसको भी आपने खूब देखा होगा, है ना, एमसीबी, सॉरी। इसका जो पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेक। मिनिएचर सर्किट ब्रेक, यह बिजली पावर के ज़्यादा और कम या शॉर्ट सर्किट होने पर अपने आप बंद हो जाती है। एमसीबी के जो प्रकार हैं, ये बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप होते हैं। बी टाइप घरों में उपयोग होने वाली एमसीबी जो होती है वो बी टाइप होती है। जो सी टाइप होती है ना, वो घर और उद्योग दोनों में उपयोग हो सकती है। और जो डी टाइप होती है वो केवल उद्योगों में ही हो सकती है। तो एमसीबी एक ऐसी डिवाइस है जो क्या होता है कि जब बिजली सर्किट या कोई पावर ऑफ होता है ना, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। अब हम बात करते हैं टेलीविज़न की। 1926 में जे एल बेयर्ड के दौरान टेलीविज़न का आविष्कार किया गया। एक पॉइंट आपको याद रखना है, पहला पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है कि जे एल बेयर्ड के द्वारा 1926 में जो टेलीविज़न का आविष्कार किया गया है। और 1927 में सर्वप्रथम यूएसए में टेलीविज़न का प्रसारण आरंभ हुआ। तो कहाँ हुआ? यूएसए, अमेरिका में सर्वप्रथम टेलीविज़न का आविष्कार हुआ। 1959 में भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई। कब? 1959 में। और 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। 1997 में प्रसार भारती का गठन किया गया। कब? 1997 में प्रसार भारती का गठन किया गया। टेलीविज़न के जो प्रमुख प्रकार हैं उसमें सीटीआर टीवी, एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी और प्लाज्मा टीवी शामिल हैं। इनको हमें विस्तार से देखना होगा क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चन यूनिट 9 से आते हैं ना, उसमें कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पिछली बार चैट जीपीटी से क्वेश्चन आया था, तो ऐसे देखे जा सकते हैं। इस बार प्लाज्मा टीवी से आ सकता है, तो हमें इनको क्या करना होगा? विस्तार से देखना होगा। सीटीआर टीवी में क्या होता है? इसका पूरा नाम जो है कैथोड रे ट्यूब टेलीविजन होता है। इसका आविष्कार कार्ल ब्राउन के द्वारा 1897 में किया गया था। कैथोड ट्यूब, पिक्चर ट्यूब, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में परिवर्तित करता है। ये बहुत पुरानी टीवी हैं, इस प्रकार की टीवी पहले देखने को मिलती थी, उनको ही सीटीआर टीवी कहते हैं। अब हम आते हैं एलसीडी पर। इसका जो पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेलीविजन होता है। और यह दो ग्लास प्लेटों के मध्य द्रव क्रिस्टल का उपयोग
और पीछे से CCFL के उपयोग से प्रकाश डालकर चित्र को दिया जाता है। इस टीवी को की जो लाइफ है 50,000 से 60,000 घंटे की होती है। इसमें देखने का कोण जो है वो 150 डिग्री होता है। कितना होता है? 150 डिग्री होता है। ये जो इमेज देख पा रहे हो ये LCD की है। अब हम बात करते हैं LED की। लाइट इमिटिंग डायोड टेलीविजन, LED टीवी, लाइट इमिटिंग डायोड टेलीविजन। इसमें LED प्रकाश का उपयोग कर चित्र प्राप्त किया जाता है। इस टीवी को लाइफ जो है 80,000 से 90,000 घंटे और वर्तमान में उपलब्ध सभी टीवी से में सर्वाधिक होती है। इसमें भी देखने का कोण जो है 150 डिग्री का होता है। यह सबसे कम ऊर्जा खपत करती है। कौन सी? LED टीवी। ये जो इमेज देख पा रहे हो LED टीवी का है। अब बात करते हैं प्लाज्मा टीवी की। इसमें प्लाज्मा सेल का उपयोग कर चित्र प्राप्त किए जाते हैं। इस टीवी की लाइफ जो है 25,000 से 30,000 घंटे होती है। इसमें देखने का कोण 180 डिग्री होता है। यह सबसे अधिक ऊर्जा की खपत करती है। इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास की। तो एक एक करके सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास के बारे में। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास को देखें तो 1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल की स्थापना बेंगलुरु में की गई थी। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना पूछी जाए तो 1954 में कहाँ पर? बेंगलुरु में। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग कब बना? 1970 में। और 1970 में पहली बार ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है भारत में किया गया था। 1974 में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना गाजियाबाद में की गई और 1982 में पहली बार रंगीन कलर टीवी का उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1982 में पहली बार रंगीन कलर टीवी का जो उत्पादन है वो भारत में किया गया। 1984 में सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर की स्थापना जो है मुंबई में की गई थी। 1985 से 90 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को राइज इंडस्ट्री कहा। 1990 में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र CMET की स्थापना पुणे में की गई और 1994 में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। देखो इस तरीके से तो ये याद होने से रहे, है ना, होंगे नहीं एक बार में। क्या करना है, एक दो बार इनको देख लेना है। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर PDF से या बुक से इसको कंप्लीट कर लेना है। 1994 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना दिल्ली में की गई। 1994 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। 1995 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम बनाया गया और 2000 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB का गठन किया गया। 2012 में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक नीति लाई गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और 2019 में भारत की नवीनतम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति लाई गई थी। भारत का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? उत्तराखंड में बनाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां हैं और उनके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखना है तो उनको देख लेते हैं। देखो जो फिलिप्स है उसकी स्थापना 1891 में की गई है और कहाँ की है ये कंपनी? तो नीदरलैंड की है। पैनासोनिक जापान की कंपनी है जो कि 1918 में इसका गठन हुआ, स्थापना हुई। पैनासोनिक की स्थापना 1918 में जापान की है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो दक्षिण कोरिया की है और 1938 में इसकी स्थापना हुई है। हिताची जो है वो 1946 में इसकी स्थापना हुई और ये कहाँ पर है? जापान की कंपनी है हिताची। सोनी की बात करें तो सोनी भी जापान की है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु की है। LG जो है LG इलेक्ट्रॉनिक्स 1958 दक्षिण कोरिया और हेवेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो नोएडा भारत की है। इंटेल USA की है और लेनोवो जो है हांगकांग चीन की है। माइक्रोमैक्स जो है वो गुड़गांव हरियाणा की है। उपकरण और संबंधित आविष्कार की बात करें तो माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार पर्सी स्पेंसर। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है। ये आ सकता है क्वेश्चन है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल और टेलीविजन का JL बेयर्ड ने किया है। बैटरी का आविष्कार जो है एलजेंड्रो बोल्टा ने किया है और बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया है। अगर थॉमस एडिसन ना होते उजिला कैसे आता दुनिया में। इलेक्ट्रिक मोटर माइकल फेराडे के द्वारा। फ्यूज तार थॉमस एडिसन ने। IC चिप का आविष्कार जैक किल्वी ने और लेजर किरण का आविष्कार थियोडोर मेमन ने। रेडियो का आविष्कार G मार्कोनी ने किया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की बात कर लेते हैं। तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है और इसकी जो स्थापना है 1909 में की गई थी। कब की गई थी? भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में बेंगलुरु में की गई है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना मुंबई में की गई है 1945 में। कब? टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान जो है इसकी स्थापना मुंबई में की गई है 1945 में। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में है 1947 में इसकी स्थापना हुई। कब? 1947 में। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान जो है वो कलकत्ता में है और 1950 में इसकी स्थापना हुई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी राजस्थान में है 1953 में। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है मुंबई में है 1954 में इसकी स्थापना हुई है। इसको आपको याद रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में 1975 में इसकी स्थापना हुई है। याद देखो, जो याद रखने हैं उनमें से पहला रखना है याद, एक तो भारतीय विज्ञान संस्थान जिसकी स्थापना 1909 में बेंगलुरु में हुई। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई जो कि 1945 में स्थापना हुई। और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो कि 1947 नई दिल्ली में स्थापना हुई। साथ में इसके याद रखना है आपको भाभा परमाणु केंद्र जो कि मुंबई में है 1954 में इसकी स्थापना हुई। इनको याद रखना है। अब हम बात करेंगे लॉजिक गेट की। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं? लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो लॉजिक ऑपरेशन करते हैं जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। तो देखो क्या होता है लॉजिक गेट में गेट में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रयोग होता है जो लॉजिक ऑपरेशन करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इनपुट तो एक से अधिक होते हैं लेकिन जो आउटपुट है सिर्फ एक ही होता है ना। तो कहीं लिखा हो कि आउटपुट एक से अधिक होता है तो वो लॉजिक गेट में नहीं होता है। इसमें ऑपरेशन को स्विचिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो लॉजिक गेट जो होते हैं वे किसी भी डिजिटल सिस्टम के क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये टाइप ऑफ लॉजिक गेट हैं। तो बेसिक लॉजिक गेट होते हैं, कुछ यूनिवर्सल होते हैं और कुछ होते हैं एक्सक्लूसिव। एक एक करके हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक लॉजिक गेट की बात करेंगे जिसमें हम AND गेट को देखेंगे। AND गेट एक तार्किक गुणन लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करता है। जब तक सभी इनपुट मैक्सिमम नहीं होते तब आउटपुट भी नहीं मिलेगा, अर्थात 0 रहेगा। सभी इनपुट एक होने पर ही आउटपुट एक होता है इसमें। तो AND गेट जो लॉजिक गेट है बेसिक गेट में, इसमें क्या होता है, जब तक आउटपुट इनपुट जो है वो मैक्सिमम नहीं होगा ना तब तक आउटपुट नहीं मिलता है ना। तो आउटपुट क्या होता है? 0 रहता है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि इनपुट A और B 0 0 है तो आउटपुट भी 0 है ना। इस प्रकार से क्या है, इनपुट जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम होना चाहिए तभी आउटपुट एक रहेगा। OR गेट की बात करें, थोड़ी सी यहाँ पे आपको PDF में दिक्कत दिख सकती है, कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज कर लेना। हम बोल रहे हैं आप सुनेंगे। यह लॉजिक गेट है जो एक लॉजिक एडिशन करता है। इसमें क्या होता है, इसमें गेट में अगर कोई एक इनपुट 1 हो और बाकी इनपुट 0 हो तो भी आउटपुट 1 मिलेगा। तो इधर देख रहे हो आप कि जैसे इनपुट AB है, ये दोनों है A और B, इनमें से दो में से किसी एक में भी 1 आ रहा है ना तब भी आउटपुट जो है वो 1 मिलेगा। और अगर दोनों ही हैं तब भी आउटपुट जो है 1 ही मिलेगा। आई होप कि OR गेट को आप समझ गए होंगे। तो पहले हमने देखा AND गेट को, उसके बाद हमने देखा OR गेट को। अब हम बात करते हैं NOT गेट को, नॉट गेट को। यह एक गेट है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट प्राप्त होता है। तो इसमें एक इन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह लागू बाइनरी सिग्नल को पलट देता है। जब इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 0 होता है और जब इनपुट 0 होता है तो इसमें आउटपुट 1 होता है। तो इसमें थोड़ा सा अलग सिस्टम है सबसे, है ना, तो ये भी आसान है। बफर गेट की बात करें, यह भी नॉट गेट की तरह ही है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसे एक नॉन इन्वर्टर के रूप में जाना जाता है। इसमें बाइनरी सिग्नल को पलटता नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 ही होगा। ये जो आप अभी देख पा रहे हो ये होता है बफर गेट में। तो देखो, सबसे पहले हमने बात की AND गेट की। इसमें क्या है, इनपुट मैक्सिमम होगा तभी आउटपुट आएगा। फिर हमने देखा OR गेट को, हमने देखा कि दो में से किसी एक में भी अगर इनपुट है ना तो आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। फिर हमने देखा नॉट गेट में, हमने देखा कि अगर नॉट गेट में इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा, आउटपुट 0 है तो इनपुट 1 होगा। और फिर बफर गेट को देखा हमने देखा कि अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा
और इनपुट एक है तो आउटपुट भी एक होगा। अब हम आते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट पर। NAND गेट और नॉर गेट का उपयोग करके अन्य किसी भी गेट का निर्माण किया जा सकता है, इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं। NAND गेट यह एंड और नॉट गेट का संयुक्त रूप होता है। जब कोई एक या दोनों इनपुट निम्न या जीरो होते हैं तो आउटपुट एक होता है। तो NAND में क्या होता है कि अगर दोनों इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट एक होगा, है ना, और अगर दोनों में से कोई एक भी है जीरो तब भी आउटपुट एक ही होगा। दोनों इनपुट एक होने पर भी आउटपुट क्या होता है, जीरो होता है। अगर दोनों इनपुट एक एक हैं, इधर देखेंगे आप, देखो क्या है कि अगर दोनों में से दोनों जीरो हैं तो आउटपुट एक होगा, दोनों में से कोई एक जीरो है तब भी आउटपुट एक होगा। लेकिन अगर इनपुट दोनों एक एक है तो आउटपुट जो है वो जीरो हो जाएगा। ये होता है NAND में, है ना, NAND गेट में होता है। नॉर गेट की बात करें तो यह गेट OR और नॉट गेट का संयुक्त रूप होता है। इसमें जीरो होने पर आउटपुट एक प्राप्त होता है और एक या दोनों इनपुट एक हो तो आउटपुट जीरो प्राप्त होता है। तो इधर देखेंगे आप, इसमें क्या हो रहा है जब इनपुट जीरो है तब तो आउटपुट एक आ रहा है, लेकिन जैसे ही किसी में एक में भी अगर एक एक आ रहा है ना इनपुट में, तो जो आउटपुट है वो जीरो मिल रहा है देखने को। ये होता है नॉर गेट। क्या होता है, नॉर गेट होता है ये। अब आते हैं एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट। सर बहुत कंफ्यूजन है, कैसे रहेंगे यार, ये तो बहुत कंफ्यूजन वाली चीजें हैं। तो क्या करेंगे, दोबारा से देख लेना एक बार इनको। XOR गेट, एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट में XOR गेट है, इसका पूरा नाम है एक्सक्लूसिव OR गेट। इस गेट में किसी एक इनपुट के एक होने पर आउटपुट एक प्राप्त होता है। तो इधर देखेंगे, देखो अगर ये इनपुट है, इसमें एक है और एक जीरो है तब भी एक प्राप्त हो रहा है, इसमें एक है तब भी एक प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर दोनों जीरो हो जाएं या दोनों ही एक एक हो जाएं तो क्या होगा, आउटपुट जो है वो जीरो हो जाएगा। ये है पूरा पूरा एक्सक्लूसिव OR गेट। एक्स नोर गेट क्या है, इसमें जो है अगर दोनों जीरो जीरो हैं, या तो एक्स नॉर गेट में दोनों जीरो जीरो हैं तो आउटपुट एक आएगा, और दोनों एक एक हैं तब भी एक आएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक में भी अंतर आ रहा है ना तो फिर जीरो आएगा आउटपुट। ये है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। आसान है चीज़ें समझना। फजी लॉजिक की बात करें, फजी शब्द का अर्थ जो है, ऐसी चीज़ें हैं जो स्पष्ट नहीं है अर्थात अस्पष्ट हैं। कभी कभी हम वास्तविक जीवन में यह तय नहीं कर पाते हैं कि दी गई समस्या या कथन सत्य है या असत्य है। यह अवधारणा सत्य और असत्य के बीच कई डाटा प्रदान करती है। यह उस समस्या का सर्वोत्तम समाधान खोजने में मदद करती है। बुलियन लॉजिक की तुलना में फजी का उदाहरण ये दिए हुए हैं नीचे। तो क्या है, फजी क्या करते हैं, एक समस्या समाधान करते हैं ये जो स्पष्ट नहीं है। वर्तमान समय में फजी लॉजिक का सफल उपयोग वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन और डिश वॉशर में किया जाता है। फजी लॉजिक के द्वारा ही वॉशिंग मशीन में सेंसर के उपयोग से वॉशिंग प्रक्रिया, वॉशिंग टाइम और स्पिन की गति को नियंत्रित करते हैं। लघु पराशक्तियों की बात करें तो शॉर्ट रेंज डिवाइस की बात करें, ऐसी रेडियो उपकरण जो अन्य रेडियो सेवाओं के साथ हस्तक्षेप का अल्प जोखिम प्रदान करते हैं। इनकी संरचना, शक्ति एवं रेंज काफ़ी कम होती है। उदाहरण के लिए क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, CCTV, रिमोट कंट्रोल, वायरलेस रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, RFID जो है इसके उदाहरण हैं। विगत वर्षों में आयोग के आसपास जो रहे हैं क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं, उसके बाद ही चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है टनल डायोड। अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है किसका, टनल डायोड का। इलेक्ट्रॉन हाल युग में पैदा करने के लिए में प्रयोग की जाती है तापीय सक्रियता, सघन आयनीकरण और प्रकाशित सक्रियता। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम चालक की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित है। ये असिस्टेंट रजिस्टर 2022 में आया है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम चालक की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित है। LTE में 100 Mbps पीक डाउन लिंक डाटा रेट मिलता है किसमें, LTE में। ये तो थे कुछ पिछले वर्षों के प्रश्नों से संबंधित जो आयोगों के द्वारा पूछे गए हैं, और इस टॉपिक में इतना ही। इसके बाद प्रश्न पुस्तिका जो है, इसके जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लगाने वाले हैं। ये PDF बिलर है थोड़ी सी, तो हम अच्छी PDF बनाएंगे उसके बाद लगाएंगे। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें MCQ होंगे। इसको आप दोबारा से एक बार देख लेना वीडियो को, ताकि MCQs लगाओ जब आप, तो कितने MCQ हैं ये देख लेते हैं अभी। तो हम 55 MCQ लगाएंगे इस चैप्टर के, और 55 के 55 आपके सही होने चाहिए।
तब है कुछ बात की हाँ, तब मजा आने वाला है जब 55 के 55 क्वेश्चन जो है आपके सही हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो। और निश्चित रूप से ये कंटेंट जो है आपके लिए परीक्षा में सहायक होने वाला है। एक बार जय हिंद भी लिख दिया करें कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।